चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर गहलोत कैबिनेट में आज एक बड़ा फेरबदल होगा। 11 कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्री शपथ लेंगे। 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उससे पहले गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, जिसमें से रघु शर्मा, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे मंजूर किए गए। नए मंत्री के नाम तय हो गए हैं। शिवेंद्र सिंह के अलावा पायलट खेमे से 4 मंत्री बनाए गए हैं। 3 राज्य मंत्री को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। गहलोत कैबिनेट में अब 29 मंत्री हो गए हैं। अब सीएम समेत 30 का कोटा पूरा हो गया है और अब एक भी जगह खाली नहीं है। दरअसल मंत्रियों के विभागों में भारी फेरबदल होना तय माना जा रहा है। कुछ मंत्रियों को छोड़कर ज्यादातर के विभाग बदले जाएंगे। मंत्रियों के विभाग भी कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर ही तय होकर इनके बारे में फैसला कर शपथ ग्रहण समारोह के बाद। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, गहलोत सरकार की नई टीम जो है वो कहीं ना कहीं तैयार हो गई है। काफी फेरबदल की यहाँ पर उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी, इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए हैं, कैसे देखें इसे? देखिए, 2 तरह की बातें आ रही है। आज जो शाम 4 बजे जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है गहलोत सरकार का, उसमें 2 तरह की बातें सामने आ रही है। एक तो ये आ रही है कि 15 मंत्री शपथ लेंगे और दूसरी तरह की खबर और आ रही है कि गहलोत मंत्रिमंडल में 30 लोग शामिल होंगे, जिसमें 15 नए चेहरे शामिल होंगे। ये 2 तरह की बातें आ रही है। उसमें जो है मंत्री बनेंगे और 4 से जो है सो राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन 10 बजे आज अब से थोड़ी देर के बाद जो है 10:30 बजे जो है पायलट का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। उसमें बहुत सारी बातें साफ होनी है। लेकिन एक चीज तय हो गया है कि गहलोत पर पायलट गुट के बीच में अब कोई समझिए कि कोई गलतफहमी नहीं रह गई है, उसको पास दिया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने दोनों गुटों को एकजुट कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पायलट गुट की तरफ से करीब 5 विधायकों को मंत्री बनाने की बात हुई है और पायलट को राजस्थान से बाहर करके किसी अन्य राज्य में उनको कोई बड़ा पद देने की बात हुई है। बड़ी जिम्मेदारी उनको देने की बात की जा रही है। और इस तरह से जो है समझिए कि ये जो है ना, कांग्रेस के भीतर जो पिछले साल 1.5 साल से जो पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच जो कहानी चल रही थी, जिस तरह का टकराव चल रहा था, उसको पार्टी हाईकमान ने रोकने की कोशिश की है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि पायलट का भविष्य क्या होगा। पायलट के भविष्य के लिए साफ कर दिया गया है, उनको राजस्थान से बाहर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, तो इसमें जो अभी तक की जो खबरें हैं उसमें 2 तरह की खबरें हैं। एक तो ये है कि कुल मंत्रिमंडल में टोटल मंत्री जो है 30 होंगे, इसमें 15 नए समझिए कि चेहरे होंगे। दूसरी खबर ये आ रही है अभी तत्काल में कि समझिए कि 15 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें 11 कैबिनेट होंगे और 4 से 5 जो है समझिए कि ये राज्य मंत्री होंगे। अब उसको देखना होगा कि 4 बजे की जो ये शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें क्या क्या होता है। दूसरी बात यह है कि पिछले देर रात जो है जो गहलोत जो है राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है कलराज मिश्रा जी से, और इसके बाद जो है ये मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी समझिए कि सूची तैयार की गई। तो ये हालांकि राजस्थान में समझिए कि और बता दें कि अभी चुनाव नहीं होने हैं, 2023 में चुनाव होने हैं और 2023 में चुनाव होने के लिए ही कांग्रेस ये सारी प्रक्रिया में लगी है कि पार्टी की स्थिति वहां मजबूत रहे, ताकि 2023 में विधानसभा का चुनाव जीता जाए, 2024 में उसका असर पड़े तो लोकसभा के चुनाव में पार्टी का बेहतर परफॉर्मेंस हो। तो कुल मिलाकर ये है कि गहलोत और पायलट गुट के बीच जो एक तरह से बिखराव था, दूरियां बनी हुई थी, उसको पाटने की कोशिश की गई है। देखना होगा इस पाटने की पूरी प्रक्रिया में जो है आगे की क्या रणनीति बनती है, आगे का क्या राजनीति कांग्रेस के लिए बनती है, देखना होगा। कांग्रेस को एक डर था, ज्योतिराज सिंधिया जिस तरह से पार्टी से बगावत करके निकल गए, तो ये जो है ना अब कांग्रेस नहीं चाहती है कि पायलट जो है किसी भी तरह से पार्टी से विलग हो और उसको मनाकर समझिए उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यही वजह है कि 10:30 बजे जो है पायलट एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगे और अपनी जिम्मेदारी के बारे में हो सकता है बता सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये कहानी अभी तक है और इसको लेकर जो है समझिए कि 4 बजे जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको देखने की जरूरत है। इसमें एक मंत्रिमंडल विस्तार में एक बात और है कि कांग्रेस के साथ पिछले साल जो है 6 विधायक बसपा से भी जुड़े थे, उसके भी एक विधायक को मंत्री बनाने की बात कही जा रही है।
अब देखना होगा कि उस 6 में से समझिए कि 5 विधायक और क्या एक्शन लेते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन एक बात और है कि उनको मन में ये जो है निगम बोर्ड परिषद में भी कई लोगों को जगह देने की बात हो रही। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रही 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन है। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में साइबर क्राइम को रोकने, धर्मांतरण, कट्टरवाद, घुसपैठ, जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हिंसा, जेलों के भीतर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ती नक्सली पर हिंसा पर भी चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रेड कॉरिडोर में पुलिस की काम्बिंग गश्त की रणनीति बनाने पर मंथन हुआ है। शनिवार को भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे और ये बैठक करीब 10 घंटे तक चली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लखनऊ में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में हिस्सा लिया गया और ये एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें हमने अपने पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण पर भी व्यापक विचार विमर्श किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीजीपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें मौजूद रहेंगे। लखनऊ में चल रही है डीजीपी कॉन्फ्रेंस। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में पीएम करेंगे संबोधित। और यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, डीजीपी कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशुल देखिए, देखा जाए तो 3 दिवसीय ये आज का जो कॉन्फ्रेंस है वो आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन है और इसमें देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चल रहे 3 दिवसीय डीजीपी का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जो है आज वो उसका समापन करेंगे और ये 56वें ऑल इंडिया डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन है, यानी आखिरी दिन है आज। नरेंद्र मोदी अगर देखा जाए देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह करीब पूरा दिन कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और पीएम मोदी तकरीबन 9:15 बजे से करीब 4 बजे तक कॉन्फ्रेंस में रहेंगे वो, और वो देश की शीर्ष पुलिस अफसरों के साथ आज संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तकरीबन 4:30 बजे नई दिल्ली रवाना होंगे। उसके बीच अगर हम बात करें तो यह कॉन्फ्रेंस यूपी के लखनऊ के जो मुख्यालय है वहाँ सेंचुरी बिल्डिंग है वहाँ चल रही है, जिसमें अगर बीते दिन की बात करें तो शनिवार को भी सम्मेलन में शामिल हुए थे और उन्होंने अफसरों के साथ करीब 12 घंटे बिताए थे और साथ में रात में डिनर भी किया था। इसके अलावा अगर तो पूरे दिन की कल की अगर हम मंथन की बात करें तो उसमें 12 घंटे में पीएम मोदी मौजूद रहे हैं और पुलिस अफसरों के साथ जुड़े जो मंथन हुआ था इससे साफ होता है कि केंद्र सरकार और आंतरिक जो सुरक्षा है उसको लेकर चिंतित है, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिलकर किस तरह से देश के आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पुलिस अफसरों के साथ आंतरिक सुरक्षा पर मंथन भी किया है और उन्होंने देखिए बढ़ती चुनौती को निपटने की बात भी की है और साफ तौर पे पीएम मोदी ने ये भी कहा कि राज्य में आपसी संघर्ष और भेदभाव के छोटे छोटे मुद्दों को सामान्य तौर पर कानून व्यवस्था के रूप में इसको न देखना चाहिए, बल्कि इसे बड़ी साजिश के रूप में देखते हुए तत्काल कार्रवाई की जानी, यानी चिंगारी पर ही उस पर पानी डाल देना चाहिए, आग बनने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि सुरक्षा को चुनौती अब सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं रही है, बल्कि यह चौथी पीढ़ी की युद्ध का अहम हिस्सा बन गया है। सीमा पर आमने सामने आने वाले बजाय दुश्मन देश के भीतर आज पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर कल चर्चा हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विदेशी फंडिंग, आतंकवाद पे भी मंथन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ साइबर अपराध, आतंकवाद, तटीय सुरक्षा, नक्सलवाद, मादक पदार्थों की तस्करी के जो तरीके हैं उस पर बदलाव और अन्य चुनौतियों के विचार विमर्श किया है, यानी चर्चा की है। इसके साथ साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, जिसमें तैयारियों की भी जांच की जाएगी। इन्होंने पुलिस अफसरों की सीमा पलायन, देश के बदनाम करने की साजिश, विदेशी फंडिंग, इसे एनजीओ देखिए सबसे बड़ी बात पीएम मोदी ने कहा है कि जो एनजीओ है उसकी भूमिका पर विचार विमर्श करना है और राज्य को पुलिस और जांच एजेंसी की भी समन्वय जो है उसे बढ़ाने की भी बात दोहराई गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कल राज्यपाल ने जैसे राजभवन से गोमती नगर इंडस्ट्रियल की जो पुलिस मुख्यालय है उसमें उन्होंने मौजूद रहे और 3 दिवसीय 56वें पुलिस महानिदेशक की जो बैठक सम्मेलन है इसके दूसरे दिन भी बड़ी तेजी से जो चर्चा थी वो बहुत
चर्चा हुई और बहुत ही सामान्य तरीके से जो बातचीत थी पुलिस के आला अधिकारियों ने अपने बीच में रखी है प्रधानमंत्री के सामने, जिसमें प्रधानमंत्री ने कई बड़े सुझाव इसके अलावा भी दिए हैं। तो ऐसे में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की चुनौती जो है, चुनौतियों की तैयारियों के बारे में भी प्रेजेंटेशन भी देखा है उन्होंने, और राज्यों के डीजीपी, केंद्र सरकार जो शासित प्रदेश है, केंद्र शासित सुरक्षा बलों के प्रमुख है, उनके साथ भी बैठक हुई है। तो ऐसे तमाम ये पहला इतिहास रहा है कि राजधानी लखनऊ में हुआ है। अब लेकिन इस बैठक के बाद तो ये जरूर माना जा रहा है कि भारी संख्या में अब फेरबदल भी होंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक 15 दिन के अंदर बड़े फेरबदल भी देखे जा सकते थे। बिल्कुल अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के दूसरे दिन संघ बॉर्डर पर पंजाब से जुड़े किसान संगठन ने बैठक की है। इसमें तय किया गया कि 22 नवंबर को प्रस्तावित लखनऊ रैली और 29 नवंबर को संसद मार्च के आयोजन का कार्यक्रम पूर्ववत रहेगा। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। हालांकि इस फैसले पर अंतिम मुहर लगाने के लिए रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और इसमें प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद पैदा हुए हालात, किसान आंदोलन के आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसान संगठन ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी, बिजली संशोधन कानून को रद्द किए बगैर आंदोलन वापस लेने की कोई योजना नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर रविवार को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इसमें पिछले 1 साल से गतिरोध के बाद तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा के बाद के हालात पर भी चर्चा होगी। मोर्चा की इस बैठक में गतिरोध समाप्त करने के लिए वार्ता, आंदोलन की रणनीति समेत कुछ और पहलुओं पर भी रविवार को निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमाओं से हटने के संकेत नहीं दिए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी समेत दूसरी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक विरोध जारी रहेगा। पॉलिटिकल एडिटर अखिल जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, किसानों के आंदोलन के बाद में जो भी स्थितियां यहाँ पर बनी हैं उस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, कुल मिलाकर जो है ना, ये जो जिस तरह से सरकार ने 3 कृषि बिलों की वापसी की बात कही है, ऐलान किया है, उससे अभी जो है समझिए किसानों में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है और ये तमाम चीजें जो है विश्वास अविश्वास के मामले पर फंस गया है। किसानों का ये कहना है कि जब तक जो है जिस तरह से कानून को हटाने की बात कही गई है तो संसद की प्रक्रिया के तहत ही उसको हटाया जाएगा, तो संसद से पहले ये कानून रद्द हो जाए, इसके बाद हम यहाँ से हटेंगे। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने 2-3 मांगे और उसमें जोर दी है जो उनकी पहले से ही मांग थी। एक तो बिजली की मांग है कि बिजली का जो संशोधित कानून है उस पर भी सरकार विचार करे और सबसे अहम चीज है कि एमएसपी को लेकर जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो है सरकार अभी तक इस पर कुछ नहीं कही है। इसलिए सरकार को इस पर अपनी विचार रखनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए और ये किसान जो है इसी को लेकर अभी समझिए धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि उनका जो पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था कि कल जो है सोमवार को जो है लखनऊ 22 तारीख को उनकी रैली है, वो रैली पूर्ववत होगी, वहां पर किसान जाएंगे, लखनऊ में रैली करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि 29 तारीख को, जो 29 तारीख से संसद का सत्र शुरू होना है, तो ये ट्रैक्टर से मार्च करेंगे संसद तक। ये 2 चीजें जो है, ये 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण है और इस पूरी प्रक्रिया में जो है किसान नेता जितने भी, कल की जो बैठक हुई थी किसानों की, वो समझिए कि थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो गई थी, तो इसलिए आज ये बैठक फिर हो रही है। इसमें किसानों ने, सभी किसान नेताओं ने, 26 से ज्यादा किसान नेता उसमें शामिल है, सभी किसान नेताओं ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जब तक एमएसपी नहीं दिया जाता है, एमएसपी को लेकर सरकार क्लियर अपना वो बातें नहीं कहती है और बिजली संशोधन बिल को लेकर सरकार स्पष्ट बात नहीं कहती है, इसके बाद तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसके साथ ही उन्होंने 2-3 बातें और कह दी है कि जो 10,000 से ज्यादा किसानों पर जो केस दर्ज है उस केस की वापसी हो और जो मारे गए लोग थे, जो किसान मारे गए थे 600 से ज्यादा, उन पर जो है समझिए कि उनके लिए सरकार कोई घोषणा करे। जी बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
चलिए बढ़ेंगे अंतिम खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि अब 100% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे, जिसके बाद तैयारियों में निजी और सरकारी स्कूल प्रबंधन जुट चुका है। वहीं 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने की तैयारी है और अब इसके साथ ही ऑनलाइन क्लास बंद होंगी, स्कूल भी आएंगे विद्यार्थी। इसके साथ ही साथ अभिभावकों की अनुमति की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्कूल शिक्षा इंदर सिंह परमार के निर्देश यहां पर है। इसके साथ ही 100% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। तैयारियों में निजी और सरकारी स्कूल प्रबंधन अब जुट चुका है और अब अभिभावकों की सहमति की भी जरूरत नहीं रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने की तैयारी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन क्लास भी अब बंद होगी। अब सभी बच्चों को स्कूल आना ही पड़ेगा। अभिभावकों की अनुमति की भी जरूरत नहीं रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने निर्देश यहां पर जारी कर दिए हैं। 100% क्षमता के साथ अब स्कूल खोले जाएंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण है उसको लिया गया है। और अब बात की जाए मरीजों की तो अब पहले की अपेक्षा जो मरीज हैं बहुत ज़्यादा कम है। यानी देखने वाली बात है कि केवल 1% जो मरीज हैं कोरोना संक्रमण के वो अब पूरा मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। मगर बात की जाए स्कूल शिक्षा विभाग की तो लगातार स्कूल शिक्षा विभाग इसके पहले की यदि बात की जाए अंशुल तो इसके पहले 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के इंदर सिंह परिवार यानी स्कूल शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए थे। उसके बाद अब अभी की बात की जाए प्रेजेंट की तो प्रेजेंट में जो स्कूल शिक्षा विभाग है उनने निर्देश जारी किए हैं कि अब जो मध्य प्रदेश के जितने भी जो स्कूल हैं वो अब 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। क्योंकि बात की जाए स्कूलों की तो स्कूलों में लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। साथ ही बात की जाए अभिभावकों की, क्योंकि छात्र छात्रों की बात की जाए तो कुछ दिन पहले छात्र छात्रों को स्कूल आने के पहले अभिभावकों की जो अनुमति है वो लेके आनी पड़ती थी। मगर अब जिस प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग ने जो आदेश निकाला है उसमें साफ तौर पे जो स्टूडेंट हैं वो अब अभिभावकों से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक आवेदन रहता था वो नहीं भरवाया जाएगा। मगर बात की जाए स्कूलों की तो जिस प्रकार से जो स्कूल हैं वो 100% क्षमता के साथ खुलना शुरू हो जाएंगे नज़र आएंगे। मगर बात की जाए टीचरों की तो साफ तौर पर निर्देश में लिखा गया है कि जो टीचर हैं उनको वैक्सीन अनिवार्य है। यानी देखने वाली बात है जहां एक और स्कूल शिक्षा विभाग 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के निर्देश दे रहा है, वहीं जो आदेश है उसमें स्पष्ट तौर पर कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करने के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल विवेक, और अगर सुरक्षा के इंतजाम की अगर यहाँ पर बात करें, कोविड के चलते भी कई गाइडलाइन जो है वो जारी यहाँ पर की गई हैं, किस तरह के इंतजाम हम स्कूल को करने पड़ेंगे? अंशुल बात करें जब 50% क्षमता के साथ जो स्कूल जब खोले गए थे तो लगातार स्वदेश न्यूज़ की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग में थी और कई सरकारी और निजी स्कूल हैं उन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई थी। तो देखने वाली बात ये थी कि जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की जा रही थी तब कोरोना गाइडलाइन का जो पालन है वो किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। और अब बात की जाए 100% जिस प्रकार से जब स्कूल खुलेंगे, यानी देखने वाली बात है कि सोमवार से जब स्कूल खुलेंगे तो वहां पे कोरोना गाइडलाइन का किस प्रकार से पालन किया जाता दिखाई देगा। क्योंकि बात की जाए स्कूलों की तो लगातार स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। जो शिफ्ट थी स्कूल की वो भी 2 भागों में डिवाइड कर दी गई थी। और कुछ दिन पहले की बात की जाए तो कुछ दिन पहले सप्ताह के हिसाब से जो स्कूल हैं वो खोले जा रहे थे। मगर अब कोरोना को काबू पा लिया गया है मध्य प्रदेश में और स्कूलों की बात
बात की जाए तो अब स्कूल 100% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। उसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तमाम जो तैयारी है, कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखने की बात की जाए या स्टूडेंटों का ध्यान रखने की बात की जाए, तो तमाम जो तैयारी है वो स्कूल शिक्षा विभाग ने कर ली है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने निर्देश पर जारी कर दिए हैं। 100% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। तैयारियों में निजी और सरकारी स्कूल प्रबंधन अब जुट चुका है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अभिभावकों की सहमति की भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन क्लासेस बंद होंगी, स्कूल भी विद्यार्थी आ पाएंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।